जय हिंद, नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम। और बहुत ही खास कार्यक्रम है और मैं आप सबके साथ अंबर जैदी हूँ और आप मुझे जानते हैं और एक बार फिर से आप सबके साथ हाजिर हैं बहुत खास एपिसोड में। और इस खास एपिसोड में बहुत खास मेहमान हैं जिनका नाम लेकर मैं उनका तारुफ कराऊं तो शायद छोटी बात होगी। आप खुद ही देखिए और उनका स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है अमित भाई, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार अंबर जी। आपका चैनल इसी प्रकार से फलता फूलता रहे और दर्शकों तक लॉजिकल बात जो आप पहुंचाती हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, और आप हमारे शो पर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद। चलिए, ऐसे तो बहुत लोग मक्खन लगाते हैं कि बड़ी बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप राष्ट्रवादी हैं और आपने हमें बुलाया है और हमारे श्रोता, हमारे दर्शक सभी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, वो इसको सुन रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। अमित जी, लोकसभा चुनाव 2024 हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रचार चला और आपने सैकड़ों आपने सभाएं की चुनाव के प्रचार के लिए। फाइनली काफ़ी मेहनत आपने की है और उसके बाद सरकार देखो, सैकड़ों तो उन्होंने भी की थी, जिनकी 99 ही सीट आई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ आप दूसरे एंगल से बात कीजिए। 400 के पार का नारा आपकी पार्टी की तरफ से आया था और काफ़ी लंबे समय से 400 के पार की बात हो रही थी, अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया। फिर आप लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी सारी सभाएं की, आपने भी की, आखिर 400 के पार क्यों नहीं हो पाया? देखो भाई, हम नारा देते थे धारा 370 हटेगी, तब भी लोग कहते थे कि धारा 370 कब हटेगी, तारीख बताइए। राम मंदिर भी लोग कहते थे 400 पार कहा है। तो अंबर जी, आप याद रखिए, अंबर तक हमारी सीटें जाएंगी, 400 पार ही होकर। तारीख नहीं दी हमने कि इतनी जून को ही होगी। 400 पार होनी है, 29 में होगी, 33 में होगी, 38 में होगी, हो के रहेगी। एक एक कार्यकर्ता उसके लिए अपना खून पसीना एक कर देगा। आपको दिखाएंगे 400 पार, और हो सकता है उन 400 में से एक आप भी हो। अब वैसे मेरा कोई राजनीति का इरादा नहीं है, बट अगर आप मौका मिलेगा देश की सेवा करने का तो ज़रूर देश की सेवा करेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल राजनीति का बना रहा चुनाव, क्योंकि हमारे देश में बड़ा त्यौहार देश का माना जाता है। इस पूरे प्रचार प्रसार में और जो चुनावी रिजल्ट आए उसके बाद जो नतीजे रहे, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हारी। हालांकि आपने सिंगल मेजॉरिटी नहीं बन पाई, 240 सीटें आपकी पार्टी की आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से प्रोपेगेंडा है और सेलिब्रेशन जो किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का तो काम ही प्रोपोगेंडा करना है। हम उनको इतना ही कहना चाहते हैं कि वो खुश क्यों हैं। आप मुझे बताइए अंबर जी, इतनी सी लॉजिक देख के मीडिया को समझ में नहीं आता कि वो खुश क्यों हैं। मैं बताता हूं, उनकी खुशी इसलिए है कि युवराज जीत गए हैं, शहजादे जीत गए हैं। उनको लगता है कि हम जीते तो पूरा देश जीत गया है। अरे ऐसा नहीं है राहुल बाबा, आप हारे हो, 99 पर आकर अटक गए हो। वो ढोल ऐसे बजाते हैं जैसे इटली के किंग बन गए हो। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि हालांकि आपने बीजेपी की अब की बार मोदी सरकार नहीं हो पाई, अब की बार एनडीए की सरकार है, और विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष का अभी भी दावा है कि सरकार बन तो गई लेकिन चल नहीं पाएगी, क्योंकि नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आपकी सरकार में मिलकर आपने सरकार बनाई है। जिस तरह का नीतीश बाबू का इतिहास है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उन्होंने इधर उधर अल्टा पल्टी की है, उस सबको देखते हुए ये कहा जा रहा है, अनुमान ये है कि बहुत जल्दी सरकार टूट सकती है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, बात पे आपको नीतीश जी और चंद्रबाबू पे भरोसा? अंबर जी, कोई लॉजिक नहीं है इनके इन दावों में। नीतीश कुमार जी के पलटने की बात ये करते हैं कौन लोग हैं? ये जो आरजेडी वाले हैं वो नीतीश से नाराज हैं, और जो दिल्ली वाले हैं वो कुमार से नाराज हैं। तो नीतीश कुमार से ये लोग नाराज हैं, हम नहीं है भाई। हम तो एनडीए के घटक दलों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और ना किसी को अलटने देंगे ना पलटने देंगे।
चंद्रबाबू नायडू की आप बात करते हैं, उन्हें लाइटर नोट। मैं कहता हूं चंद्र पर तो अब हमारा ही यान उतर चुका है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और भारत के दक्षिणी भाग पर भी अब एनडीए का झंडा बुलंद है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का दक्षिणी भाग चंद्रबाबू नायडू के रूप में एनडीए के साथ, आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हम यही है, अगले ही दिन हम 293 से 303 हो गए, जिस दिन हम चाहेंगे वो। मैं खैर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप अपना सवाल पूछिए। जी, आपने दक्षिण की बात की, लेकिन साथ साथ मैं उड़ीसा की बात करूंगी, क्योंकि उड़ीसा में भी आपने सरकार बनी है आपकी, और उड़ीसा में फाइनली कमल खिला। तो आखिर ये कमल का कमाल आपने किस तरह से किया? भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला है। पिछली बार जब हम नहीं जीत पाए तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया अंबर जी, पर मैं बहुत अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे ज्यादा संबित पात्रा का मैं करता हूं। उन्होंने पूरे 5 साल खून पसीना एक करके उड़ीसा में मेहनत की, और दिन रात सभाएं करके आहा हा 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 कैसा लग रहा है ये बोल करके विपक्षियों का जो बैंड बजाया है, उसी का परिणाम है कि उड़ीसा साफ हो गया। नवीन पटनायक जी के हाथों से हमने वो सत्ता ले ली है, सत्ता ले ली है। आपने भगवान जगन्नाथ की बात की, और भगवान जगन्नाथ की नगरी में आपने जीत हासिल की है, वहाँ पर कमल खिला है, लेकिन भगवान राम की नगरी में आपको हार मिली, और इसका भी विपक्ष ने काफी मजाक उड़ाया है। क्या जवाब है आपका इसके? देखिए, विपक्ष तो खुद ही मजाक बन चुका है अंबर जी। ये नया लॉजिक लेकर के आए हैं, भगवान राम की नगरी में हार गए। अरे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अंबर जी, अयोध्या की विधानसभा में हम जीते हैं, उधर की लोकसभा हार गए, तो इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है। विपक्षियों को मैं कान खोल के सुन लो, अगर भगवान राम के उसमें हारने का आप इल्जाम लगाते हो तो मैं आज विपक्ष को याद दिला दूं, वे लाल किले में हारे हैं, वे कुतुब मीनार में हारे हैं, वे जामा मस्जिद भी हार गए, चांदनी चौक, अरे और क्या बताऊं, ताजमहल भी राहुल बाबा हार गए, ताजमहल भी हार गए। ऐसे बांट करके नहीं देखा जाता है भाई। भगवान राम के हम तो कृष्ण जी के वहां मथुरा में जीत गए, गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में हम लोग जीत गए। तो ये भटकाने से कुछ नहीं होता है, भटकाना लटकाना अटकाना सब बीती बातें हैं। हम 2047 पर आंख गड़ाए बैठे हैं। 2047 की बात की आपने, लेकिन अभी 2024 पे ही मैं आपसे कुछ और सवाल भी करना चाहती हूँ। वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, आपने जो उनकी सीट रही उस पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक कद है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीत पाए हैं। उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से काफ़ी सवाल उठाए गए। खासतौर से राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी उनकी, आप उनको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। मेरा सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के ऑपोजिट खड़ी होती प्रियंका गांधी तो शायद 2-3 लाख के मार्जिन से जीत जाते हैं। अब देखो, ये तो हवाई फायर की मैं कभी इनका लॉजिक का जवाब देता नहीं हूं। जनता भी देना नहीं चाहती है, जनता इनको नकार चुकी है। अब वो कहते हैं कि प्रियंका जी लड़ती तो, अरे अंबर जी हमने मना किया था क्या लड़ने को? लड़ लेते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लड़ते नहीं है, हम लड़ते तो जीतते। लड़ो भाई, कब तक मैं लड़ूंगी जीतूंगी करेंगे, वो उनका हेडेक है, हमारा नहीं है। जीत तो जीत होती है, एक वोट की जीत, और जो लोग घर रहे, जो वोट डालने नहीं गया पाए, उनका भी मौन समर्थन सरकार को था। अमित भाई, यूपी को लेकर अगर हम बात करें, भारतीय राजनीति में यूपी और बिहार की बहुत बड़ी अहमियत है, और यूपी में बीजेपी नहीं, उड़ीसा की कम अहमियत आप मानते? पहले तो एक बार ये क्लियर हो जाए, उड़ीसा की महत्व का एमपी को कम मानते हैं आप उनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्योंकि यूपी और बिहार बहुत बड़ा राज्य है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं लोकसभा की वो आती हैं, तो इसलिए यूपी का बड़ा स्थान माना जाता है, और यूपी में काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी को नुकसान हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं, कहाँ पे कमी, क्योंकि आप राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, कहाँ पे कमी और कहाँ पे चूक हुई यूपी को आंकने में? देखिए, कमी और चूक का निर्णय हम अभी करेंगे, आपसी बैठकों में इसको हम देखेंगे कि कहाँ पे यकीनन कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी।
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उसका हम अभी, आप पहले हंस लीजिए, आप पहले हंस लीजिए। मैं नहीं चाहता कि इतने नॉलेज में दर्शकों को विघ्न पड़े लॉजिक जानने में। देखिए यूपी में सीट कम हुई है, यूपी मतलब अब तो इतने सालों से तो अप हो रहा है, अप डाउन पॉलिटिक्स में चलता है। हम किस कारण से वो हुआ है हम उसकी जांच करेंगे, बैठक करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर जो भी कमियां रही हैं उसको दूर करेंगे और 2027 में एक बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हूं, काहे की जल्दी है अंबर जी? बिल्कुल जल्दी नहीं। और जिस तरह से मोदी जी के कार्यकाल पिछले दो रहे, उसमें काफ़ी बड़े और अहम फैसले लिए गए। ट्रिपल तलाक की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 370, ऐसे कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए इन 2 कार्यकालों में, जिसको लेकर बड़ी सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी और आप लोगों से हैं कि आने वाली सरकार में और इस वाले टर्म में आप भी उसी तरह के जो बाकी फैसले हैं उस पर भी आप कार्य करेंगे। ख़ास तौर से 370 की अगर मैं बात करूँ, कश्मीर में काफ़ी हद तक हालात अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे उसी दिन यात्रियों पर, जो यात्रियों का श्रद्धालु थे, वो उनकी बस पर हमला होता है और 72 घंटों के अंदर लगातार कई हमले हो जाते हैं, आतंकी हमले। आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काफ़ी दृढ़ और बहुत उसके साथ बात रखते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, तो इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। और आप तक जानकारी पहुंचा दूं, जिन लोगों ने भी ये घृणित कुत्सित कार्य किया है उनमें से कईयों को ऊपर जहन्नुम में भेज दिया गया है अंबर जी। और आगे भी हमारी सरकार इंटॉलरेंट बिल्कुल भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी आतंकवाद के लिए। आप निश्चिंत रहे, मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। क्या जिस तरह से आप पिछले पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत हुई है, जो हमले भारत में हुए हैं, और 2014 के बाद शायद ये पहला ऐसा हमला है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया है, जो वैष्णो देवी के यात्री थे जो शिवखोड़ी की ओर जा रहे थे, उनके हमले की हमने बात की। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का हमला जो सिविलियंस पे किया गया है। हालांकि इंसर्जेंसी और जो सारी इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान की ओर से होती रहती है कश्मीर में, आप पीओके को लेकर भी लगातार ये बात कहते हैं कि पीओके हमारा एक अभिन्न अंग है, हम इसको वापस लेंगे। वहाँ पे भी काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं, वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। पीओके भारत का हिस्सा है अंबर जी। मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं, आपके दर्शकों से भी पूछता हूं, आप पीओके को भारत का हिस्सा मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानती हूं। मानते हो ना? हम जान ले लेंगे इसके लिए, जान ले लेंगे। और मैं कहता हूं, एक फिल्म बनी थी, आपने सुनी होगी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। नहीं, अब देश इससे बहुत आगे जा चुका है। अब ये फिल्म होती तो डायलॉग ये होता, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो मांगते रहो। सदियां बीत जाएंगी, शताब्दियां बीत जाएंगी, मांगते ही रहोगे, मिलेगा नहीं। बिल्कुल, और वो मांग ही रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग के वो तो आटा भी मांग रहे हैं भाई। हम क्या क्या उनको दे, मुझे तो समझ नहीं आता है ये क्या उनको हो गया है भाई। अपने देश में हम जो भी करेंगे मोदी जी अच्छा ही करेंगे, आप निश्चिंत रहें। पीओके के लोगों को लेकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि पीओके के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री और आपसे और खासतौर से रक्षा मंत्री से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि आप जो उनके मांगे हैं उनको सुनेंगे। पाकिस्तान से तरस है पीओके की जनता। देखिए, पीओके की जो जनता है उनके हृदय में भारत धड़कता है, हिंदुस्तान धड़कता है। वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के जुल्म से त्रस्त है। अंबर जी, मैं आपके चैनल पर सब कुछ बता दूंगा, ये तो आपको भी पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन आप निश्चिंत रहे, हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी कई बार सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी जम्मू कश्मीर में भी कई बार कह चुके हैं। आपने सुना होगा, उन्होंने कई बार कहा है। जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो मैं सारे सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि वह हम कभी भी पाकिस्तान को नहीं देंगे, हमारा वह अभिन्न अंग है, हम उसको लेकर, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है, आपने सुना होगा जी। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और क्लैरिफिकेशन की इस पर जरूरत है। पीओके हमारा था, वहां के लोग भी हमारे हैं,
आप जरा थोड़ा समय तो दीजिए, अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं और पाकिस्तान तो पीओके के मामले में बेगानी शादी में फारूक अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। जी बिल्कुल। और नहीं, आप हंस लीजिए पहले। नहीं, आपने फारूक अब्दुल्ला की बात की तो क्योंकि अब तो सब एकदम रुखसत हो गए हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी निकल गई। देखिए, मैं तो इनका कश्मीर के जो नेता इनका कुछ कर नहीं सकता अंबर जी। एक तरफ तो ये चिल्लाते हैं फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा जी। महबूबा जी इतना रो रही थी एक दिन, देश की जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई। पीछे से कोई बोला मैडम जीडीपी छोड़ो, आपकी पीडीपी गिर गई, उसका जरा कुछ ध्यान करो भाई, अपनी पीडीपी को उठाओ। बिल्कुल। और कश्मीर में तो कुछ ऐसा ही हाल है। और बिल्कुल आपने जो कश्मीरी कहें अलगाववादी नेता थे उनको उनकी ज़मीन हिला दी है पूरी तरह से। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह के हालात है, बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है और लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल में दिल्ली को लेकर, कश्मीर से आपको वापस दिल्ली में आते क्योंकि आप दिल्ली में हैं, जो कुछ दिल्ली में हुआ और जो दिल्ली में क्या हुआ, मैं केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि केजरीवाल जी जेल में हैं और उनका ये आरोप है कि उन पर झूठा केस बनाया गया है। अंबर जी एक मिनट, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को, मिसगाइड, ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ आपकी बात को चिपका कर ये लोग कहीं भी लगाकर कुछ नया क्रिएट कर दें, एआई का जमाना। मैं पहले क्लियर कर दूं, केजरीवाल जी का आरोप लगाने का हक नहीं है, उन पर आरोप खुद लगा है इसलिए जेल में है। अब वो हम पर आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं भाई, आप बताइए अपना प्रश्न। जी, वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो दिल्ली में विकास की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने देश की राजनीति को बदला। देखो दारू के ठेके खोलने को विकास तो नहीं चाहते हैं और उनको इस विकास को रोकने के लिए आपने उनको झूठे केस में जेल में डाल। देखिए, आप दारू के ठेके को विकास तो नहीं मानते, वो मानते होंगे तो उनको मुबारक। हम तो दारू का ठेका खोलना, एक के साथ दो फ्री देना, पूरी पेटी ले जाना, इसको हम विकास नहीं मानते। अपने कर्मों की वजह से जो जेल में है वो है, हम उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते अंबर जी। कुछ भी वो लोग बोलते हैं, परसों उन्होंने बोला हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा। आज आतिशी जी वो करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम बाढ़ का नियंत्रण करेंगे। अरे भले आदमी, पहले तय करो कि पानी की कमी है कि बाढ़ आने वाली है। कुछ भी मिक्स करके इधर खिचड़ी बना देते हैं यूपीए की तरह। यूपी का आप खिचड़ी कहते हैं, यूपी तो रही ना, अब तो इंडिया लाइंस इंडी हो गया है। इंडी में से जो ए है वो जेल में पड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर चलिए, लोकतंत्र है, तब जो कोर्ट करती है वो कोर्ट का निर्णय होता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो तो कहते हैं आपने उनको बदले की राजनीति के लिए जेल में डाला है। भाई कौन सी बदले की राजनीति, ये तो खुद कहते थे मनीष तो भगत सिंह है, संजय तो भगत सिंह है, वो तो जेल जाएगा, एक एक करके फंसवा कर खुद ही फंस गए तो हमने कराया है। ये बोलेंगे कि सब कुछ हमने कराया है, ऐसा नहीं होता अंबर जी। जरा कोर्ट का निर्णय वो पढ़िए, और देश के कानून ने उनको सजा दी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। वो तो कहते हैं कि आप लोगों को डराने का। अरे भाई, वो कहते हैं वो कुछ भी नहीं, आप एक अपराधी की बात को सच मान करके बैठे हैं, तो बताइए मैं क्या करूं। देखिए, लोकतंत्र है और मैंने उनसे भी बात की थी और जो उनके सवाल थे और जो उनके आरोप थे वो मैं आपके सामने रख रही हूँ और उसी पे मैं आपसे जवाब चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये सवाल आपके आगे रखा है। देखो, दिल्ली की जनता त्रस्त है, शराबग्रस्त है। उन्होंने दिल्ली का जो सत्यानाश पिछले कुछ वर्षों में किया है, आप चुनाव आने दीजिए, आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको बताएगी कि कैसी राजनीति करके अपने लिए शीश महल का जिक्र आप नहीं करते हैं, वो भी क्या हमने बनवा दिया करोड़ों रुपए का, आप बताइए। जी, मैं दिल्ली वापस आपको इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि आपने देश यानी कि लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो अपने लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो अधिकार है, चुनाव और वो सारी चीज़ें लड़के आपने एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बना ली और ऐतिहासिक रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेहरू जी के बाद। अब दिल्ली की ओर लाते हुए आपसे मैं कहना चाहती हूँ, ये सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं हटा सकती क्योंकि वो जो राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री,
गरीब लोगों के का कल्याण कर रहे हैं, आप लोगों के पास उनके सामने से उसको काटने के लिए कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिससे आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई वो दे सकते? देखो, दिल्ली देश का आईना है, दिल्ली देश की राजधानी है अंबर जी। जो कुछ दिल्ली में है पूरे देश में परिलक्षित होता है। मैं आपको बताऊं, इतना ही उनका डेवलपमेंट होता तो पूरे देश में 2019 में 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त नहीं होती। दिल्ली के अंदर तीसरी बार लगातार 7 सांसद उनके नहीं हारते। जिनके लिए आए थे उनके साथ मिलके गलबैया करके गठबंधन करके वो नहीं हारते दिल्ली के अंदर। अब वो ये कहते हैं कि इनके लिए फ्री है, पूरा देश जानता है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का विकास, इसको आप पूरी दिल्ली का विकास मानते हो क्या? मुझे बताइए जरा। ये जो गुलेल बांध करके बम फेंकते हैं हिंदुओं के ऊपर, उसको आप मानते हैं क्या? दंगा कराया हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक राजनीति करते हैं, उसको आप विकास मानते हो? नहीं, आप बताइए मानते हो क्या? बिल्कुल नहीं, पहले आप बताइए मानते हो क्या? तो जब आप नहीं मानते इतने पढ़े लिखे होकर अंबर जी, तो आप एक जेल में बंद अपराधी की बात को सीरियसली क्यों ले रहे हो? मुझे ये नहीं। मैं सिर्फ उनका सवाल, उनकी बात आप तक पहुंचा रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे भी बात की तो उनका ये उनकी बातें दीवारें सुन रही हैं, दीवारों के सिवा सुनने वाला उनकी बात को कोई नहीं बचाए, कोई नहीं बचाए अंबर जी। आप यकीन रखिए, झाड़ू का मोर बन चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अमित जी, एक और सवाल मेरा है, क्योंकि बड़े फैसले लेने के लिए आपकी सरकार को जाना जाता है, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो हम सब ने बातें की, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफ़ी उम्मीदें जगी हुई हैं लोगों की, खासतौर से हमारी जैसी महिलाओं की जो मुस्लिम समाज से आती हैं। और भारत में क्योंकि पर्सनल लॉज जो है वो धर्म के आधार पर है, और ये जो आपकी पार्टी है उसके मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है, और बहुत लंबे समय से ये आपका एजेंडा रहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और अब जबकि एनडीए की एक मिलीजुली सरकार बनी है, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इस टर्म में बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद की जाए आपसे? तो आएगा? देखो, आप मुझे एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? ये तो यही है ना कि पूरे देश का एक जैसा सब कुछ हो। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेरा ये मानना है, स्पष्ट मानना है, हमारी सरकार का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने से मानना है, एक देश एक विधान एक कानून एक झंडा, यानी सिविल कोड एक होना चाहिए। ये सिविल कोड नहीं है, सिविल कोड नहीं है भाई, जो सबका फाइनेंशियली अलग अलग होता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और ये ऐसा कोड है, ये आएगा तो जो भारत माता को इन्होंने अलग अलग रंगों का कोड लगाया हुआ है, ये कोड उसको डिकोड करेगा और पूरा देश एक साथ एक कानून में बंधेगा। तो कितना विकास होगा अंबर जी, आप खुद ही बताइए। आपका और मेरा कानून अलग क्यों हो? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है, मेरी तो ये मांग भी है और याचिका हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी रहे इसको लेकर के भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है, अलग अलग धर्म और जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना गलत होगा। आप कैसे कहते हैं इस पर? देखिए, विपक्ष तो हम सीधे हाथ से खाते हैं तो भी कहते हैं कि एक बार उल्टे हाथ से भी खा के दिखाओ। उनका कोई कुछ नहीं है भाई, एक देश में तो एक ही कानून हो सकता है। लेकिन ये राहुल बाबा और ये लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे एक परिवार के लिए सबसे अलग कानून हो, एक धर्म के लिए अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। भाई, आपकी धार्मिक मान्यता है, आप मानिए, कौन मना करता है? लेकिन कानून तो एक होगा ना। तलाक का कानून एक होगा, शादी ब्याह सबका कानून एक होना चाहिए, तभी देश को एक धागे में पिरो सकते हैं। पूजा करने का अधिकार सबको अलग है, कानून का राज एक ही किताब से। वैसे तो संविधान की बात करते हैं, लेकिन यहां पर मुझे समझ नहीं आता राहुल बाबा को कौन सा इटालियन पिज्जा खाकर बात करते हैं। भाई, उनके आंखों पर भी इटालियन चश्मा चढ़ जाता है, अब मैं तो उसका फ्रेम नहीं बदल सकता हूं अमर जी। जी, और उनको तो यही लगता है कि हम
टी शर्ट पहन ली और सर्दियों में चल पड़े तो बहुत मान का। अरे भले आदमी, सर्दी में टी शर्ट पहनने से ही अगर अक्ल आ जाती तो मिलिंद सोमन से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता, वो तो पूरे साल दौड़ते रहते हैं। राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी यात्राएं की, काफी लंबे समय से उन्होंने एक के बाद एक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, और देखो आज यात्रा नहीं है, वो भटक रहे हैं कुर्सी पाने के लिए। स्पष्ट बोलिए, आप घुमा फिरा कर बोलने की जरूरत नहीं है। अंबर जी खुल के हंसिए आप। डेमोक्रेसी है, वो यात्रा अपने लिए नहीं कर रहे, जनता को कुछ दे के नहीं आए हैं भाई, कुछ भी नहीं दिया है, कुर्सी पाने के लिए भटक रहे हैं। हाय कुर्सी, इधर से मिले, वायनाड जाकर बोलते हैं कि देखो भैया यूपी में पॉलिटिकल सेंस नहीं है इसलिए वायनाड आया हूं। अब वायनाड की सीट छोड़कर यूपी में सेंस क्रिएट हो गया क्या? क्या बात करते हो भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप उनको इतना सीरियसली क्यों लेते हो अंबर जी? नहीं, मैं तो सिर्फ आप तक, मेरा काम है सवाल रखना और मैं आप तक सवाल सिर्फ पहुंचा रही हूं जो पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जब भी हमने देखा, लगातार जितने भी लोकसभा चुनाव होते हैं उनकी काफ़ी लंबा चौड़ा उनका प्रचार प्रसार होता है, एक इमेज बिल्डिंग होती है, उनको वापस से खड़ा करने की कोशिश की जाती है एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। क्या कभी राहुल गांधी का जो ये एक सपना है, इनफैक्ट कहें उनकी माता जी का जो सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखें, ऐसा? देखो, ये भारत की हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग किस्म का सपना उन्होंने देख लिया है। मेरी माँ भी चाहती थी, आपकी माँ भी चाहती होंगी कि आप हम सब प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री किसी की माता जी के सोचने से ही नहीं बनते, वरना 140 करोड़ प्रधानमंत्री होते अंबर जी। प्रधानमंत्री बनने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तपोबल से समाज सेवा करनी होती है, पोस्टर चिपकाने होते हैं। सर्दी में टी शर्ट पहन करके कोई नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। आप दिल्ली में मिले ना, दिल्ली में 4 सीटों पर मिल गए, उनसे दूध का दूध और शराब की शराब हो गई, 7 सीटें जमानत जब्त हो गई। अंबर जी खुल के हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है। हाँ, शराब की बात आपने, शराब के चक्कर में बेचारों को जेल पहुंचवा दिया आपने। देखिए, शराब लीगल है देश के अंदर, पर शराब में पैसा खाना इलीगल है। जो गरीब आदमी को उन लोगों ने शराब की लत लगाई है, घरों के घर बिगाड़े हैं, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले हैं, दिल्ली की महान जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। मैं पहले भी 13 मिनट पहले बता चुका हूं कि दिल्ली की जनता झाड़ू का मोर बना चुकी है। अब वो मोर नाचने वाला है, सावन आने वाला है और एक एक पंख उस मोर के बच्चे निकाल कर ले जाएंगे और केजरीवाल जी झुनझुना बजाते रह जाएंगे। आप देखिए। आप बार बार झाड़ू का मोर बनवाते रहते हैं केजरीवाल जी के। हमने नहीं बनवाया, दिल्ली की जनता ने बनवाया है अंबर जी। जी देखिए, दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में जो गठबंधन की तरफ से जो इंडी अलायंस था उनकी तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया था मनोज तिवारी जी के अगेंस्ट, और वो हार भी गए। हालांकि ये दिखाया जा रहा था कि युवा चेहरा है और जीत जाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, युवा चेहरे की जहां तक बात है तो युवाओं के अंदर उनके गीत बहुत लोकप्रिय हैं, तो जनता ने दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने, कि वो कुछ भी कर लो लेकिन ऐसे आदमी को चुनने वाले नहीं है जिस पर अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे घृणित आरोप लगते हो नारों के, उनको हरा दिया है। और मनोज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया देखो ये कुछ भी करेगा ना, हम इसको जीतने नहीं देंगे कन्हैया को। आखिर उनकी बात सच हुई और कन्हैया कुमार, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर क्योंकि आपका पॉडकास्ट बहुत लॉजिकल है तो लेना पड़ा, उसको हरा दिया है अंबर जी, हरा ही दिया है। कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब कुछ तिया पांचा एक हो चुका है, 303 हम हो गए हैं, 303 जेम्स बॉन्ड की तरह काम होगा और आप देखते जाइए अभी देश कहाँ पहुंचेगा। सभी राज्यों की बात की तो वेस्ट बंगाल की भी बात कर लेते हैं। ममता दीदी ने काफ़ी अच्छा किया वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी अच्छा करेगी, विधानसभा में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जैसा उम्मीद
कर रहे थे वैसा शायद कुछ हो नहीं पा रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते देखिए, मैं मानता हूं कि हमने बहुत जी तोड़ मेहनत वेस्ट बंगाल में की है, और वहां की, अब मैं क्योंकि खुद गृह मंत्री हूं, उस समय इलेक्शन कमीशन ये सब देखता है, जितनी बदमाशी वहां दीदी करवाती है अपनी पुलिस के द्वारा दबाना। अपने तमाम वीडियोस भी लीक हो रहे हैं कि लोगों का खुद ही वो वोट डाल देते हैं, और इस तरह से लोकतंत्र को दबा करके वो प्रयास करती हैं। उनको मुबारक हो, पर जल्द ही बंगाल की जनता उनको जवाब देगी। और ये जो दीदी हर बार चुनाव से पहले कभी गिरने का नाटक करती है, कभी कहती है चोट लग गई है, कभी हमारे नेताओं को ही हमने बोला था दिल्ली जाकर के जीतेगा नहीं, ये ऐसे बोलती हैं, वक्र दृष्टि रखती है हमारे ऊपर। उसका जवाब बंगाल की जनता देगी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगाल हम वापस जनता को देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चुनाव से पहले सीए को नोटिफाई किया गया, और ममता दीदी खास तौर से इस बात को कहती हैं कि जान दे देंगे, लेकिन मैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगी। तो सीए देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम है, और इनफैक्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको धर्म के आधार पर जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके लिए काफ़ी अहम है। और ममता दीदी कहती हैं कि सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ममता दीदी आप कुछ भी कर लो, CAA को आने से देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भारत का कानून है, इसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये आखिर इनको तकलीफ क्यों है? भारत के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध आते हैं, ममता दीदी को क्या तकलीफ है? मुझे कोई समझ में नहीं आता क्यों उनको तकलीफ है। या तो वो खुद को हिंदू नहीं मानती है, आप मुझे बताइए उनको तकलीफ क्या है? या फिर इतने राशन कार्ड वो बांग्लादेशियों के बना चुके हैं कि उनके पास हिंदुओं का राशन कार्ड बनाने की इंक ही खत्म हो गई है। अंबर जी, मैं इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, आप बताइए। जी, मैं समझती हूँ, और इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से हटकर मैं बात करती हूँ। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और देश में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों देखो, से क्रिकेट भी राजनीति होता है अंबर जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी, देखो, क्रिकेट में सबको पता होता है या तो भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अमूमन यही होता है। चुनाव में भी सबको पता है या तो भाजपा जीतेगी या इंडिया वाले कांग्रेस जीतेगी, दो ही मुख्य दल है। और जो चुनाव में जो निर्दलीय खड़े होते हैं वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की तरह होते हैं, ना खुद जीतते हैं ना दूसरे को जीतने देते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे T20 वर्ल्ड कप को लेकर ही पूछना चाहती थी कि जय शाह BCCI के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे देश में चुनाव की बात हो या क्रिकेट की बात हो तो लोग काफ़ी रुचि रखते हैं। चुनाव खत्म हुए और एकदम से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया। देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि क्रिकेट एक मनोरंजन है, जिसका मन करे देखे, जिसका मन करे ना देखे। चुनाव में सबको भाग, चुनाव में भी यही है, जिसका मन हो वोट डालो, जिसका ना हो मत डालो। देश की जनता ने हमें दिया है, उनको मत दिया है, तो इसमें तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। अंबर जी लगातार नकारते राहुल बाबा टी-शर्ट पहन के इतने युवा बने हुए हैं, लेकिन उम्र उनकी बीतती जा रही है और जनता मतदान मत करे ऐसा उनको लगता है। जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं आपसे करूंगी। आपने सैकड़ों सभा, बहुत ज्यादा पर्सनल हो तो कान में आप कह सकते हैं। नहीं, इतना पर्सनल नहीं है। थोड़ा सा चुनावी सवालों से हटकर थोड़ा पर्सनल सवाल। आपने काफ़ी मेहनत की, सैकड़ों सभाएं की, और काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि आपका नहीं तो आपको लगता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, और बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी मिल रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इतनी सारी सभाएं करते हैं और बिना थके कार्य करते रहते हैं, और बड़ा अचंभा लोगों को होता है कि बिना थके इतना कार्य करते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बिना थके इतनी मेहनत और इतना अच्छा कार्य कर पाते हैं। आपको चाणक्य भी कहा जाता है भारतीय राजनीति का। देखिए, वैसे चाणक्य जी का और इतना दौड़ भाग का कोई मैच नहीं है, ये मीडिया वाले खुद ही बिड़ाते हैं। चाणक्य जी का काम बुद्धि से होता है।
तो हम चाणक्य जी की बुद्धि, महाराणा प्रताप के जैसा शौर्य, हमारे वीर खिलाड़ियों के जैसा स्टेमिना रखते हैं, और मोदी जी, अटल जी के जैसी सोच दिमाग में जब रखते हैं तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमें शक्ति मिलती है अंबर जी, और हम ये कार्य कर पाते हैं। वरना मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की क्या वैल्यू। हम तो बचपन से ही पोस्टर लगाते हुए आए हैं, इतना संघर्ष किया है, पार्षद रहे, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अब फिर एमपी 2 बार। हम कभी थकने वाले नहीं हैं। खून का कतरा कतरा भारत माँ को समर्पित है अंबर जी। आखिरी दम तक मेहनत करेंगे, सैकड़ों क्या हजारों भी सभाएं करनी पड़ेंगी, एक एक बात समझाने जनता के पास तक जाएंगे। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जाएंगे, चाहे रोड से जाएंगे, चाहे पोर्ट से जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे और बात पहुंचाएंगे। जी, एक सवाल और। हमने देखा कि हमारी जो भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, ममता दीदी, केजरीवाल। आपको बार बार राहुल जी बड़ा चेहरा दिखाते हैं, मुझे लगता है आपने जूम करके देख लिया उनका चेहरा कुछ। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए। अरे भाई, तीनों बार की मिलाकर भी 200 नहीं होती है अंबर जी। आप भी फुस पड़े फटे गुब्बारे में हवा भर रहे हो, बड़ा चेहरा, बड़ा चेहरा, बड़ा चेहरा। जी, मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही चर्चित शो है भारत का, और उसमें कुछ सेलिब्रिटीज को रखा जाता है और एक घर के अंदर बंद करके रखा जाता है। देखो, इनको भी बंद ही कर देना चाहिए, बाहर देश के काम नहीं आएंगे ये लोग। जी, अगर राजनीति के लोगों को बिग बॉस के घर में भेजा जाए, किन किन लोगों को आप चुनकर भेजेंगे? देखिए, जो भी जाए उसमें एक हमारी पार्टी का भेज दीजिए। मैं दावा से कहता हूं पूरे देश के सामने 40 दिन बाद भाजपा ही होकर निकलेगा। सारे के सारों को भाजपा ही बना के बना के निकालेंगे। ये हमारी संस्कृति है, कार्यशैली है। ये कैसे होगा? वहां तो सब लड़ लड़ के मर जाते हैं। कोई नहीं लड़ता है अंबर जी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई नहीं लड़ता है। ये दिखाने के लिए लड़ते हैं। अब दिल्ली में क्या हुआ भाई, जिनके खिलाफ तुम आए वही उसी से मिल गए। एक ही आपको लगता है बिग बॉस में लड़ेंगे ये लोग, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं। लड़ाई हमने लड़ी है देश की हमने लड़ाई लड़ी है देश की आजादी से लेके आज तक। विपक्ष में लड़ाई लड़ी, अब सत्ता में है तो भी विपक्ष के कुकर्मों से लड़ रहे हैं, उनकी घटिया सोच से, वामपंथी विचारधारा से लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई है। चलिए, आज तक तो हमने कभी इस बात का जवाब दिया नहीं अंबर जी, पर आपके चैनल पर आज दे देता हूं। ये लोग कहते हैं कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई है और हम लोग जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे, उनका ऐसा आरोप है। अरे भले आदमी, आप एक बात बताओ अंबर जी, हम यदि उनके साथ होते और वो सत्ता कांग्रेस को कैसे देके जाते? सत्ता तो उन्हीं को दी जाती है ना जिससे गठजोड़ होता है, जो अपना होता है। ये लोग उनके अपने थे, अपने अपनों को सत्ता दे करके चले गए, हम तो बिना मतलब ही बदनाम हो गए भाई। जी, तो ये जो नैरेटिव है और इतने समय से ये नैरेटिव नेगेटिव है। जी, तो इसका आपने इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि काफी लंबे समय से और काफी जोर शोर से कांग्रेस इस बात को एस्टेब्लिश करती आई है। देखिए, कांग्रेस अब खुद भी एस्टेब्लिश नहीं रही है, वो कुछ भी एस्टेब्लिश करती हो, उनके दिन बीत चुके हैं अंबर जी। मैं आपको बताता हूं, उनकी तो पंजे की ये हालत हो गई है कि ज्योतिषियों ने भी हाथ देखना बंद कर दिया है कि इसमें तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है भाई। तो नैरेटिव का काउंटर हमारा एक ही है, और उस काउंटर पे मोदी जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काउंटर है, भारतीय विचारधारा का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काउंटर है, और जनता काउंटर करने वाली है। हमें कोई जरूरत नहीं है। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हम लोग बनेंगे।
जी बिल्कुल, ऐसी मैं भी कामना करती हूँ और हम सब अपने जीवन काल में ऐसा होते हुए देखें और भारत उसी तरफ चल भी रहा है। लेकिन सवाल एक मेरा और आपसे है कि जो राजनीति को लेकर मैं वापस आपसे सवाल करना चाहती हूँ। चुनाव हुए और जो नुकसान बीजेपी को हुआ इस चुनाव में, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर एरोगेंस थी, वो कार्यकर्ताओं को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर इस तरह की चीजें हो गई थी जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ। चलिए भाई, कांग्रेस ने तो अपना खुद का कार्यकर्ता कितना संभाला है आपको पता ही होगा। कांग्रेस वाले हमारे दफ्तर के बाहर फॉर्म लेकर के खड़े रहते हैं, हमें भाजपा में ले लो, हमें भाजपा में ले लो। जो कुछ अच्छे लोग हैं उनको हम लेते भी हैं, तो पहले वो अपना घर संभाले, हमारे कार्यकर्ताओं को हम संभालेंगे। हमारा एक उद्देश्य है विकसित भारत, विकासशील भारत और सबसे दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बनाना। ये हमारा कर्तव्य है अंबर जी, अंबर तक लेकर के जाएंगे लॉजिकल होते हुए। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही गई कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। आपने उसको भी काउंटर करने के लिए चुनावी जब प्रचार चल रहे थे कुछ रखा नहीं, क्यों काउंटर नहीं? देखिए, कोई भी बेरोजगारी कभी भी दुनिया से समाप्त नहीं हो सकती है। कोई रोजगार करना ही नहीं चाहेगा तो रोजगार मिलेगा कहां से? अब इनको तो लगता, राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं। देखो वो खुद बेरोजगार है, उनको कुछ नहीं, उन्होंने बहुत सारे काम ट्राई किए हैं। करोल बाग में जाकर आपने देखा, मैकेनिक भी वो बनना चाहते थे, नहीं बने। कभी किसान बनते हैं, नहीं बन पाए। वो उनका एक ही रोजगार है, खानदानी बिजनेस है भाई, उसके अलावा कोई दुकान वो संभाल नहीं सकते अंबर जी। उसके भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, वो भी नहीं संभाल रहे हैं, विपक्ष के नेता भी नहीं बनते हैं। अब हम उनको तो हम ट्रेनिंग देने के लिए शाखाएं नहीं खोल के बैठे। तो आप ट्रेन कर देंगे तो क्या जाएगा? देखो, ट्रेन हमने इतनी बनाई है, वो एक बार उन ट्रेनों में घूमे, वंदे भारत में घूमे। आप मुझे एक बात बताइए अंबर जी, पूरा चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है, सब बात विवाद प्रतीकात सब खत्म हो गया है। आप मुझे बताओ, राहुल जी ने एक बार भी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम जैसे संबोधन दिए क्या पूरे चुनाव में? बताइए क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं? नफरत है उनके दिमाग में, भारत की संस्कृति से नफरत है। अरे हामिद अंसारी तक राम मंदिर में फूल बरसा रहे हैं और ये राहुल बाबा टी शर्ट पहनकर अपने डोले दिखा रहे हैं। बताइए, डोले दिखाने से क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत हमको नहीं है, पर जनता डोले नहीं देखती, जनता काम देखती है। इतना ही काम किया होता राहुल बाबा तो 2-2 बार सड़क पर भटकना नहीं पड़ता पैदल, अंदर हीटर लगा के सर्दी में टी शर्ट के अंदर। टी शर्ट में हीटर लगा था राहुल गांधी के? मुझे तो ऐसा ही कुछ लोग बताते हैं, कि बाकी ना ही लगाओ तो अच्छा है, दिल भी जल सकता है। दिल तो उनका आप लोगों ने वैसे ही जला दिया है, सत्ता पे काबिज होकर बैठे, उनको चांस ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, वो ऐसी मिसाइल हैं जो लॉन्च नहीं हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उनका फ्यूज उनकी पार्टी निकाल चुकी है, बिना फ्यूज का कभी भी मिसाइल लॉन्च नहीं होता है। तिरंगा फिल्म में मैंने देखा है। अच्छा, तिरंगा फिल्म तो हमने भी देखी है जी, और काफी अच्छी फिल्म है और देशभक्ति वाली फिल्म है जी। तो राहुल गांधी का कंपैरिजन आप एक फ्यूज मिसाइल से आप कर रहे हैं, ये बात उचित नहीं है। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार मुझ पर इल्जाम मत लगाओ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, देश की जनता कर रही है। 3-3 बार 2-2 बार तो ये विपक्ष के लायक भी सीटें नहीं आई, इस बार सेंचुरी नहीं लगी, तो उसको आप फ्यूज नहीं कहोगे तो क्या उसको आप बैलिस्टिक मिसाइल बोलोगे? नहीं, आपकी बात भी एकदम जायज। उनके पास इतने मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे और वो खुद मिसाइल बनना चाहते हैं। कितनी लॉजिकल बात है अंबर जी, बताइए। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात ये है कि जिस तरह से ये सारे चुनाव रहे और चुनाव में सारा कुछ माहौल ऐसा बना रहा और चुनावी सीटों को लेकर भी बड़े सवाल उठे कि आप के जो घटक दल हैं एनडीए के, वो ये वाला मंत्रालय मांग रहे हैं, वो वाला मंत्रालय मांग रहे हैं। पहले से कई सारे प्रोपेगेंडा हुए और एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था कि बीजेपी संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आएगी, और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया, प्रोपेगेंडा ऐसा किया कि
उसको बदलने के लिए आपको हमें लेके आना है। और उसी का सेलिब्रेशन राहुल गांधी और जो उनके घटक दल थे इंडिया अलायंस के, वो करते भी आए कि हमने कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है जो नुकसान बीजेपी को हुआ। हालांकि आप लोगों ने सरकार बनाई, उनकी सरकार नहीं बनी, बट फिर भी वो इस बात को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये संविधान बदलने का डर देश में होता तो दिल्ली में हम नहीं जीतते। 13-14 राज्यों में शून्य नहीं आता राहुल बाबा का। तो देश की जनता इन भ्रामक बातों से भ्रमित होने वाली नहीं है अंबर जी। ये कितना भी बोले संविधान बदल देंगे, हम कौन बदलने वाले होते हैं बाबा साहब का संविधान। लेकिन इनको डर ये लगता है कि ये दोबारा बार बार सत्ता में आएंगे तो ये जो उस पे चल रहे हैं ना जमानत पे, इनको उस बात का डर है। तो क्या ऐसा होगा कि इनकी जमानत रद्द हो जाएगी राहुल? देखिए ये मेरा काम नहीं है, कोर्ट का काम है। कोर्ट जानती है कि उनको क्या करना है, मैं नहीं जानता हूँ। आप हंस लीजिए पहले। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मैं तो, आपको तो वो पूरा केस भी पता होगा किस बात पर जमानत पे है जी। कौन सा केस है? नेशनल हेराल्ड। अब बताओ, मैं तो उनकी इसी बात पर बहुत हैरान हूँ। तो इसीलिए तो विपक्षी नेता कहते हैं कि आप लोग बदले की राजनीति करते हैं। जब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप नहीं हरा पा रहे हैं या वो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो आप उनको जेल में डाल देते हैं। देखिए हम जेल में नहीं डालते हैं, हमारे ऊपर भी अत्याचार इन लोगों ने किए थे जब इनकी सरकार थी, हम बरी हुए। इनको भी वही लगता है कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, कोर्ट के आदेश का पालन होता है। दिल्ली वालों को जेल में भी कोर्ट ने डाला, निकाला भी कोर्ट ने। हम बीच में कुछ भी नहीं है अंबर जी। हम सरकार चलाने आए हैं, गरीबों को राशन, शासन, खान पान, सुरक्षा देने आए हैं। ये जेल में डालना, जेल से निकालना, ये कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है अंबर जी, हमारा काम नहीं है। जी बिल्कुल, कोर्ट तय करता है, कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन फिर भी लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से, चाहे हम गांधी परिवार की बात करें, केजरीवाल की बात करें, लगातार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, खासतौर से आपको लेकर कि आप डराने धमकाने और बदले की राजनीति करते हैं। देखिए मैं कभी धमकाता नहीं हूँ, मैं बहुत लाइटली बोलता हूँ। हाँ मैं एक बात मानता हूँ कि मेरी आवाज़ ही ऐसी है, लहजा ही ऐसा है, कभी कभी अट्टा माजी सटकली हो जाता है अंबर जी। जी, आपको लेकर काफ़ी खौफ नज़र आता है लोगों के अंदर। ये खौफ हमें अच्छा लगता है, इससे खुशी मिलती है आपको लोग? देखिए मुझे तो खुशी ही मिलती है। इतना लंबा चौड़ा कुछ करके डराए, चश्मा नीचे करते ही अगर कोई डर जाता है, तो ये तो भारत के गृह मंत्री की इतनी तो पावर अंबर जी आप भी चाहते हो। जी बिल्कुल, और बहुत माननीय है और बहुत बड़ा पद होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री की, और आप वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते आ रहे हैं। खौफ बड़े बड़े लोगों के अंदर खौफ है, खौफ जरूरी भी है। ये लोग तो ये भी भ्रामक प्रचार करते हैं कि भारत में कुछ भी छूट नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। आप बताइए, क्या लोग हमारी मिमिक्री नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल। हमने कब उनको फंदे पर चढ़ाया? क्योंकि डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी है। जब इनको बोलने की आज़ादी है, कुछ भी उलझुल बोलते हैं, तो सबको आज़ादी है अंबर जी। आप निश्चिंत रहिए, भारत में कानून का राज होगा। और ये अभी कुछ दिन और उल्टे पुल्टे आरोप लगाने वाले हैं राहुल जी। मुझे अंदर की बात पता चली है, 2-4 टी-शर्टें और आ गई है, 1-2 यात्राएं और निकालने वाले हैं। अरे राहुल बाबा, पैर घिस जाएंगे, हाइट छोटी हो जाएगी। आप सदन में बैठिए और हमारे बाणों को झेलिए। जी, आपने बात की डेमोक्रेसी की और तानाशाही की, खास तौर से विपक्ष की तरफ से बड़ा इल्ज़ाम रहा और बहुत लंबे अरसे से बात कही जाती है, मोदी तानाशाह तानाशाह तानाशाह। और देखिए मैं मीडिया में देखिए आप भी बहुत लॉजिकल है अंबर जी, देश का पूरा देश इसको देख रहा है। हम तानाशाह नहीं है भाई, हम अमित शाह है। जी, आई एम सॉरी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लॉजिकल विद अंबर। एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आप अमित शाह हैं, लेकिन वो कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं, और उसी तानाशाही को रोकने के लिए वो आपकी सरकार को रोकना चाहते हैं। तो देखो इसीलिए वो शाह को ताने देते हैं, इसलिए तानाशाह उनको दोनों को मीडिया ने मिला दिया है। ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं। तानाशाही इस देश में खत्म हो चुकी है 47 से पहले। अब देश में लोकतंत्र है, इनका जोकतंत्र चलने वाला नहीं है। जी, चुनाव हो चुके हैं और चुनावी रिजल्ट भी आ चुके हैं। देश के लोगों के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं देश को यही कहना चाहता हूँ, बीइंग लॉजिकल विद अंबर जी के साथ, कि आप भारत के साथ जुड़ के रहिए।
पूरे देश के विकास में अपना हाथ बटाइए, हमारी गलतियां भी गिनाइए, लेकिन विपक्षियों के भ्रामक प्रचार में मत आइए। अंबर जी, आपको यदि आप कहते हो तो मैं अंतिम प्लीज कंक्लूजिंग मार्क दे देना चाहता हूं। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो का बटन दबाइए और मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध करके पूरी ताकत से हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने बहुत लंबा समय और बहुत कीमती आपके विचार हमारे और हमारे दर्शकों के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो भाई, बहुत धन्यवाद, आगे देखते हैं। बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय नमस्कार। हिंद।